मेरा नाम मिताली है और मैं जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहती हूँ। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस गलती को मैंने ही अंजाम दिया था। इसलिए मैं अपनी गलती का कसूरवार सिर्फ खुद को ही ठहराती हूँ। मैंने ही अपनी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह किया था। आज भी मुझे अफसोस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर आपको मेरी इस गलती के बारे में पता चलेगा तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपने फायदे के लिए मैंने अपने पति के भरोसे को तोड़ दिया था। मुझे क्या पता था कि जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वह इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी कुल्हाड़ी से अपने ही पैर पर वार कर लिया हो। एक दिन मैं कड़कती धूप में बाजार की भीड़ के बीच से निकल रही थी। मैं सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रही थी और अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से साफ कर रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से पसीना आ रहा था। मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए मुझे हर समय डर सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती पर ध्यान न दे और मेरा अकेले बाजार में आना जाना किसी की नज़र में न आ जाए। इसलिए मैं अपने साथ अपनी पड़ोसन के 12 साल के बेटे को लेकर निकलती थी। कोई बड़ा तो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं था, पर मैं करती भी क्या। मुझे अपने साथ के लिए एक बच्चे का सहारा काफी था। कहते हैं न कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। लेकिन आज वह मेरे साथ बाजार नहीं आया था, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे और वह ट्यूशन गया हुआ था। अगर मैं किसी की नज़र में आ जाती तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। मुझे इस बात का अच्छे से पता था। न जाने मुझे पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं था, और नहीं मैं आप लोगों के हमदर्दी से धोखा खाती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी शादी से पहले मेरी फैमिली बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी। तभी से मुझे बाजार में हर चेहरा बनावटी लगता था और हर मुस्कान झूठी। मुझे सब्जी लेने के बाद अपने बीमार पति के लिए दवाई भी लेनी थी, इसलिए मुझे मेडिकल स्टोर पर भी जाना था। मैं भीड़ के बीच से निकल रही थी जब मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक 18 साल के लड़के पर पड़ी। वह शक्ल सूरत से काफी अच्छा था, लेकिन मामूली कपड़े पहने हुए था और फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए बैठा था। मैं उसे देखकर अफसोस करते हुए उसके पास गई और उसे कुछ पैसे दिए। मुझे लगा कि वह भीख मांग रहा है, मगर उसने पैसे वापस कर दिए और नज़र झुकाकर कहा, माफ करना, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वह किसी गरीब परिवार से है, लेकिन उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे सलाह दी कि तुम जवान हो, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ, लेकिन फुटपाथ पर बैठोगे तो सिर्फ भीख ही मिलेगी। लोग मेरी तरह तुम्हें भिखारी समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। मेरी सलाह पर वह सहमत हो गया और कहने लगा कि वह लाचार है, इसलिए फुटपाथ पर बैठा है। वह मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके टांग में पोलियो था। यह देखकर मैं शॉक्ड रह गई और मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने फौरन पैसे अपने पास रख लिए और उसे कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें रहने की जगह और पैसे दूंगी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इस लड़के से बाहर के सारे काम करवा लूंगी, ताकि मुझे अकेले इस तरह से बाजारों में भीड़ के बीच घूमना न पड़े। उस समय यह भी भूल गई थी कि वह जवान लड़का है, जबकि मेरे पति और मेरे घरवालों ने हमेशा मुझे यही समझाया था कि किसी अजनबी पर कभी भरोसा मत करना। लेकिन मैं दूसरों से बहुत जल्दी हमदर्दी कर लेती थी। उसकी हालत देखकर मैं चाहती थी कि उसकी मदद करूं। वह मेरी बात पर बहुत खुश हो गया था। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई ली और उस लड़के को लेकर अपने घर आ गई। मेरे पति ने जब उस लड़के को देखा तो वे हैरान रह गए कि मैं किसे घर में लेकर आई हूँ। मैंने अपने पति को इस लड़के के बारे में सब कुछ बताया। यह बेचारा गरीब है, लाचार है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मेरे पति उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, लेकिन अकेले में मुझे गुस्सा दिखाने लगे और डांटने लगे। तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, कोई बच्चा तो नहीं है। तुम लोगों के बारे में अंदाजा नहीं, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हर दिन न जाने कितनी वारदातें होती है, इसलिए किसी पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पति से कहा, मुझे बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए थी। जैसा आप सोच रहे हो, यह वैसा नहीं है। यह लाचार है,
इसलिए हम इसकी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इसे पैसे देकर ही तो काम लेंगे। मेरी जिद पर मेरे पति खामोश हो गए, क्योंकि वे हमेशा मेरी जिद पूरी करते थे। हमारे घर की मजबूरी भी ऐसी थी कि मेरे पति हार्ट के मरीज थे और उनकी हालत ऐसी थी कि कभी भी उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। अपनी हालत की वजह से मेरे पति घर पर ही ऑनलाइन काम करते थे। वे हमेशा घर में रहते थे और दवाइयों का लगातार सेवन करते थे। मुझे मजबूरन घर का राशन, सब्जी और हर चीज लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि इस घर में हम दोनों ही रहते थे। अब मैं घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और कोई भी मुझे देखकर चौंक जाता था कि मैं शादीशुदा हूँ। गली के कुछ लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे। वह लड़का लाचार था, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह बाजार का हर काम जिम्मेदारी से करेगा और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगा। उसने अपना नाम रोहित बताया था। मैं बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि वह लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने पति की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कई दिनों तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वह लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था, या फिर बाहर का कोई काम होता तो फौरन कर देता था। कभी कभी उसका मुझे इतनी गौर से देखना अजीब लगता था। मैंने घर में साड़ी छोड़कर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया था और दुपट्टे को फैलाकर रखती ताकि उसका ध्यान मेरी तरफ न जाए। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी कम है, इसलिए उसकी नज़र भी शायद मेरी खूबसूरती से नहीं हटती होगी। अपने पति के बार बार समझाने पर मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था। मुझे अपनी आसानी दिख रही थी। उस लड़के को मैंने घर के अंदर बने एक छोटे से स्टोर रूम में रहने की जगह दे दी थी। वह वहीं पर रहने लगा। इस लड़के ने मेरा बहुत साथ दिया था। वह हर काम करने के लिए तैयार रहता था और बाजार से भी सारा सामान लेकर आता था। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। सारा दिन वह घर के आंगन में पड़ी खटिया पर बैठा रहता था और रात में स्टोर रूम में सोने के लिए चला जाता था। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे पति की तबीयत खराब रहने के कारण बिजी रहने लगी थी और थकान की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। अब वह लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वह लड़का देखने में बहुत सीधा साधा लगता था। उसकी लाचारी और बिगड़ी हुई जिंदगी पर मुझे बहुत अफसोस होता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे होश उस दिन उड़े जब मैं रात के समय कमरे में पानी न होने की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। मुझे किचन के पास से खटपट की आवाज सुनाई दी तो मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने रोहित खड़ा हुआ था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे, एक पोर्च के अंदर की तरफ खुलता था जबकि दूसरा आंगन की तरफ। हमारा आधा पोर्च बंद था और बाकी का सारा आंगन खुला हुआ था। वह लड़का शायद मेरी जान जाने का अंदाजा लगा चुका था, तभी आंगन में खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मगर लास्ट मोमेंट पर मैंने लाइट ऑन कर दी थी। वह लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और घबराते हुए कहने लगा कि उसे भूख लगी थी, इसीलिए वह किचन में खाना खाने के लिए चला आया था। किचन में तो सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सोने से पहले सब समेट कर रख दिया था। उस लड़के का चेहरा लाल हो रहा था और पसीना भी नजर आ रहा था। न जाने वह वहां क्या कर रहा था कि मेरे आने पर वह इस तरह से घबरा गया। मैं उसकी हालत और खामोशी से सर हिलाने लगी। मैं उस समय खुद भी बहुत डर गई थी, इसलिए उसे ज्यादा सवाल नहीं कर पाई। वह सर झुकाकर वहां से चला गया और मैं परेशानी में पानी पीना भूल गई। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई। रोहित किचन के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि हमारे अंदर के पोर्च में स्टोर रूम नहीं था बल्कि बाहर आंगन के कोने की तरफ एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। वह रात को ही तो पेट भरकर खाना खाता था। मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह रात के समय घर के अंदर भी दाखिल होता था। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह, इससे पहले कि मैं रोहित से कोई सवाल करती, वह नाश्ता लेने के लिए आया और शर्मिंदा होकर कहने लगा कि वह रात के समय बहुत भूख लगने की वजह से घर में आया था। वह अपनी हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसके झुके हुए सर और शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने आप को बहला लिया। मुझे लगा कि वह सच में भूख की वजह से ही आया होगा। उस लड़के की माफी पर बात खत्म हो गई थी और मैंने अपने पति के सामने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया,
और यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं घर के हर मामले से अपने पति को अनजान रख रही थी। मेरे पति बेफिक्र थे कि सच में यह लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मेरे दिमाग में इस लड़के की हरकत अभी भी मौजूद थी। मैंने सोते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद था। मैं चौंक गई। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई भी वहां पर नहीं था। मैंने किसी के वहां पर न होने को अपना वहम समझ लिया और घर में घूम घूम कर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं कमरे में वापस आ गई। इसके बाद मैं कई रातें इसी तरह जागकर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम होता कि घर में रात के समय कोई और भी मौजूद होता था और जाग रहा होता था। मगर एक दिन खाना बनाते हुए मेरे पति की एक बात पर मैं चौंक गई। जब मेरे पति ने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा कि आजकल रोहित को देखकर लगता है कि कई रातों से नहीं सोया। उसकी आंखों में नींद भरी हुई होती है और वह दिन भर जहां भी बैठता है नींद में चला जाता है। मैंने अपने पति से कहा कि उसे कोई काम नहीं होता, इसलिए वह सोचते रहता है और इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे पति ने मेरी बात सुन ली और फिर अपने कमरे में चले गए। मगर मैं खुद सोच में पड़ गई कि वह लड़का शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक रहा था, मगर अब वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। जब वह बाजार जाता तो बहुत जल्दी सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाता और ऐसा लगता था कि जैसे वह भाग कर आया हो। हालांकि वह लाचार था और एक लाचार इंसान के लिए भागना मुमकिन नहीं होता। वह लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं उसके बदलाव को महसूस कर रही थी, मगर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन रोहित सब्जी लेकर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। उसका रंग बिल्कुल पीला हो रहा था। मैंने परेशानी से पूछा तो वह कहने लगा कि सामान बहुत भारी था, इसलिए वह थक गया है। वह जवान और स्वस्थ था। मुझे उसकी इस बात पर शक हुआ कि वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने गंभीर होकर उससे कहा कि अगर यह काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो चुका है तो तुम वापस जा सकते हो, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह जल्दी से सीधा हुआ और कहने लगा कि नहीं, अब मैं काम कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी बातों पर मैं चौंक गई और उसे देखा तो वह हंसकर कहने लगा कि आप बहुत कमजोर है, यह काम आपके बस की बात नहीं है, यह काम आप नहीं कर सकती, ऐसे काम मुझ जैसा नौजवान लड़का ही कर सकता है। वह मुझसे कई बार यह बात कह चुका था कि मैं कमजोर हूं और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके शब्दों को महसूस किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह मुझे ताज दिलाता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। अचानक मुझे लगने लगा कि रातों को जो वह मुझे सताता था वह भी सच्चाई ही थी और शायद रोहित ही था जो रात के समय अंदर आ जाता था। मगर बिना सबूत के मैं उस लड़के पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। इसी कन्फ्यूजन में एक रात मैं सोई नहीं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही रोहित मुझे नजर आ गया। उस रात चांद की रोशनी तेज थी, इसलिए खुली हुई खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में मैंने रोहित को जो हरकत करते हुए देखा, उसे देखकर मैं शांत रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी समय रोहित ने भी मुझे देख लिया था। शायद वह मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका था और चौंककर कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी हुई थी। उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ होने पर मैं घबरा गई और जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो जल्दी से कमरे में आ गई और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलकर अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने पति को देखने लगी। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने पति की कमजोरी इस लड़के के सामने ला चुकी थी और खुद उसे इस घर में लेकर आई थी। अब उसकी जो हरकत मैंने देखी थी, मेरे लिए तो सुकून से सोना मुश्किल हो गया था। अब मुझे अपने पति की बात समझ आ गई थी और मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। वह लड़का बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वह अब हमारे घर से नहीं जाएगा, जबकि मुझे अब उससे डर लगने लगा था और मुझे यह भी डर था कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पति मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैं इस लड़के से डर गई थी, मगर अपने पति को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं गलती पर गलती कर रही थी। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने पति को पूरी बात बता देनी चाहिए थी। मुझे खबर नहीं थी कि किस बात का मुझे इतना पछतावा होने वाला है। मैं कई दिनों तक डर का शिकार रही थी और खोई खोई सी होकर काम करती रहती थी। मेरा व्यवहार उस लड़के के साथ बदलने लगा था।
मैं चाहती थी कि वह खामोशी से हमारे घर से चला जाए, मगर वह तो शर्मिंदा होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। जब मैं किचन में काम कर रही होती तो वह वहां भी चला आता था और बहाने बहाने से मेरे करीब रहता था। जब मैं उसे जाने के लिए कहती तो वह कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी किचन की सफाई कर देता था। वह धीरे धीरे घर के हर मामले में दखल देने लगा था और मेरे गुस्सा करने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती थी। मेरे पति ने जब उसकी हर काम में दखलंदाजी महसूस की तो वह मुझसे नाराज हो गए और एक दिन मुझे डांटते हुए कहने लगे, तुम इस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लगी हो। इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वह हमारे घर के अंदर घुसा रहे। मैं घबरा गई और मैंने अपने पति से कहा कि इस लड़के से कह दो कि वह बाहर आंगन में ही मौजूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे पति के कहने पर वह लड़का डर जाएगा क्योंकि मेरी बात का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने जब उसे समझाया तो वह बाहर आंगन में ही रहने लगा था। मैं बेफिक्र हो गई थी। मुझे लगा कि वह लड़का समझ गया है और अब कोई परेशानी नहीं होगी। मगर रात होते ही वह लड़का अंदर आ जाता था क्योंकि रात के वक्त मेरे पति गहरी नींद में सो रहे होते थे। एक रात जब मैंने उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में आते हुए देखा तो मैंने बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा, रात को मेरे पति को ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है। शायद कोई चोर होगा। अगर किसी रात मेरे पति ने उसे पकड़ लिया तो उस चोर की खैर नहीं होगी। मुझे लगा कि मैं इस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके शब्दों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह मुझसे कहने लगा, आपके पति तो रात को दवाई लेकर सो जाते हैं और उनकी दवाई की वजह से वह जागते भी नहीं है। इस लड़के की बातें तो मुझे डरा दिया था। मेरे पति अपनी बीमारी की वजह से रात के समय दवाई लेकर सोते थे ताकि उन्हें सुकून की नींद आ सके, मगर हमने यह बात किसी को आज तक नहीं बताई थी और इस लड़के को मैंने इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। पता नहीं उसे इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रही थी कि अगर यह बात उसे पता चल गई तो मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। मैं परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यह सोच कर पागल हो रही थी कि उसे कैसे पता चल गया कि मेरे पति रात को नींद की दवाई लेकर सोते हैं। डर की वजह से मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि उस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं अब किसी भी तरह से उसे अपने घर से निकालना चाहती थी, लेकिन किस तरह से मैं उसे यहाँ से निकाल सकूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अपने पति से कहूं कि आप इस लड़के को घर से निकल जाने के लिए साफ साफ कह दो। मुझे डर था कि वह इस बात का फायदा न उठा ले। वैसे मुझे पता था कि मेरे पति के ऐसा कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती थी। मैं अपने पति को बताने ही वाली थी कि अचानक से मेरे पति की बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहां से हमें इमरजेंसी कॉल आई थी, तो मेरे पति ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी और मुझसे कहा कि उनकी बहन की तबीयत देखने के बाद घर वापस लौट आएंगे। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि अब मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। यह सोच कर मैं बहुत घबरा रही थी। अगर मैं भी अपने पति के साथ चली जाती तो यह भी ठीक नहीं था क्योंकि हम अपना घर इस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे यह उम्मीद थी कि मेरे पति रात होने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे क्योंकि वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। उनकी बहन का घर दूसरे शहर में था। मेरे पति जब घर से निकलते थे तो मैं बहाने से पड़ोसन के यहाँ जाकर बैठ जाती थी या फिर उसे अपने घर बुला लिया करती थी। अभी भी मुझे अपने पति के जाने के बाद रोहित से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने पड़ोसन को अपने घर पर ही बुला लिया था। रोहित तो पड़ोसन के आने पर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही थी, मगर जब शाम होने लगी तो पड़ोसन भी अपने घर जाने के लिए कहने लगी और मुझे शर्मिंदा होकर कहने लगी कि अब वह और तुम्हारे घर पर नहीं बैठ सकती क्योंकि उसके पति काम से आते होंगे, उसे भी खाना देना होता है और उसे अपने घर में भी बहुत काम है। मैंने भी उसे जाने दिया था। आखिर वह बेचारी भी कब तक मेरे साथ यहाँ पर रह सकती थी। वह भी तो अपना घर छोड़कर मेरे घर पर बैठी हुई थी। मेरे अनुमान के मुताबिक मेरे पति घर आने वाले थे। पड़ोसन तो अपने घर जा चुकी थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मुझे डर लग रहा था और मैं बार बार अपने पति को कॉल लगा रही थी, लेकिन वह मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वह अभी तक घर क्यों नहीं आए। कुछ देर के बाद तो रोहित भी मुझसे सवाल करने लगा कि आपके पति घर कब आएंगे।
मैंने उसे डांटकर उसके कमरे में जाने के लिए कहा, मगर वह तो बेशर्मी से वहीं पर खड़ा रहा। तभी अचानक मेरे पति की कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो मेरे पति मुझे परेशानी से बताने लगे कि मेरी बहन की स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस है। उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। यह सारे लोग मुझे रोक रहे हैं और इस समय उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए मुझे घर आने में सुबह हो जाएगी। मेरे पति ने रात भर वहीं रुकने की बात कही थी। मैं तो उनकी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर रात तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल से गुजरने वाली थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, इसलिए वह घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरी ननद उनकी सगी बहन थी। इसलिए ऐसे कठिन वक्त में भाई का साथ होना बहुत जरूरी था। मेरे पति रात भर के लिए वहीं पर ही रुक गए थे। हालांकि मुझे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन यह सब मुझे सिर्फ रोहित के घर में होने की वजह से ही आ रहा था। वरना मेरे पति अपनी बहन को कितना ही समय दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं बहन भाइयों में दरार पैदा करना नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा ही रिश्तों की बहुत कदर की थी। यह सब मुझे आ रहा था, मगर मैंने कॉल पर अपने पति से कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसे समय पर मेरा कुछ कहना कोई मतलब नहीं रखता था। कसूर तो मेरा ही था। मैंने अपने पति के सामने हमेशा ही इस लड़के की अच्छाई दिखाई थी, और जो मैं महसूस करती रही थी उस बात को भी मैंने उनसे छुपाए रखा था। अगर मैं उन्हें हर बात से आगाह कर देती तो शायद आज यह नौबत न आती। अब वह भी रोहित पर भरोसा करके वहां रुक गए थे। अगर उन्हें उसकी हरकतों के बारे में पता होता तो वह कभी भी ऐसा नहीं करते, जबकि वह तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते। उन्होंने मुझसे कहा था कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर लेना, फिर वह लड़का बाहर स्टोर रूम में ही पड़ा रहेगा। शायद रोहित ने भी कॉल पर बातें सुन ली थी। मैंने उसे कह दिया था कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाने लगी थी। अब मैं यह बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे पति आज रात घर नहीं आएंगे, क्योंकि वह लड़का सब कुछ जान चुका था और खाली घर उसके सामने था। हम दोनों के अलावा घर में कोई भी नहीं था। मेरे बारे में भी उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं डरपोक और कमजोर हूँ। उस रात का नजारा मेरी आंखों में ठहरा हुआ था। जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने रोहित को देखा तो डर की वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। जल्दबाजी में मैं यह भूल गई थी कि मुझे रोहित को स्टोर रूम में भेजकर बाकी पोर्शन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। समझ नहीं पा रही थी कि अपनी मदद के लिए किसे बुलाऊं। मेरा मायका दूसरे शहर में था और ससुराल में भी कोई इस शहर में नहीं रहता था जिसे मैं बुला सकूं। ससुराल वाले भी मेरी ननद के पास गए हुए थे। पड़ोसियों को मैं ज्यादा घर में नहीं घुसने देती थी, सिर्फ बराबर वाली पड़ोसन को छोड़कर। आज मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने रोहित के साथ हमदर्दी जताते हुए कितनी बड़ी गलती कर दी थी। शादी से पहले मेरे घर वालों ने भी हमदर्दी में एक बड़ी गलती की थी। मेरे भैया ने अपने एक दोस्त को उसके माता पिता के मरने के बाद हमारे घर में किराएदार के तौर पर रहने दिया था। कहा था कि वह जल्द ही शादी करके अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ महीनों बाद दीदी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। भगवान की कृपा से पापा ने समय रहते उसे पकड़ लिया था। वह घर से भाग गया और फिर कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद भी मैंने सबक नहीं लिया और रोहित के साथ हमदर्दी कर बैठी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैं घबरा गई। यह देखकर मैं शॉक्ड रह गई कि मेरे सामने रोहित खड़ा था। वह मेरे कमरे में आ गया था। पहले लंगड़ा कर चलता था, लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने कहा, मैं लाचार नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे आपके घर में रहने की जगह मिल जाए। वह खाना लाकर बोला, आपका मूड नहीं था तो मैंने खाना बना लिया। मैं उसकी हिम्मत पर बहुत परेशान थी। वह अब भी मेरे कमरे में खड़ा था। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ। वह थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। मुझे लगा कि मेरे भाई के आने का सुनकर वह डर जाएगा और कमरे से बाहर चला जाएगा, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने गुस्से से कहा, मेरे घर के मैटर में इंटरफेयर मत करो और अपने काम से काम रखो। अपने कमरे में चले जाओ। मगर वह तो बेशर्मी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर चुका था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। रोहित मेरी इज्जत को खराब कर चुका था और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। अगली सुबह मैं डर से रो रही थी जब रोहित ने मुझे अपने बारे में बताया। उसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए।
सुबह के 6 बजे थे और रोहित 7 बजे तक घर से निकल गया था। मेरे पति आधे घंटे बाद घर लौटे तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने रोहित को आवाज लगाई, लेकिन वह घर में नहीं था। मेरे पति उलझन में पड़ गए। रोहित के गायब होने पर मेरे पति को शक हुआ। मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। मैंने अपने पति से कहा, मुझे मेरे मायके छोड़ दो। वह मान गए और मुझे सुबह मायके ले जाने का वादा किया। रात को जाना हमारे लिए ठीक नहीं था क्योंकि मेरी मां का घर दूसरे शहर में था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन दिल बुरी तरह से डरा हुआ था। उस रात 4 आदमी हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने मेरे पति का गिरेबान पकड़कर पूछा कि वह लड़का कहाँ है। हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि रोहित घर से भाग गया था। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी हाल में वह लड़का चाहिए। मेरे पति ने ईमानदारी से बताया कि वह लड़का सुबह से ही गायब है। उन्होंने कहा, हमें पैसों का लालच नहीं है, मगर वह लड़का चाहिए। मैंने डरते डरते लोगों को बताया था कि शायद वह जान चुका था कि आप लोग उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए वह भाग गया। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वह बदमाश हमारी लगातार इनकार करने पर गुस्सा हो गए थे। फिर उन्होंने हमारे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। मेरे पति को उनकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनके स्वास्थ्य पर असर न हो जाए। वैसे भी वह हार्ट पेशेंट है और उस समय उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। मेरे पति ने गुस्से से उन 4 बदमाशों से कहा, हमारे घर से निकल जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। इस पर वे बदमाश और गुस्सा हो गए और धीरे धीरे हमारे करीब आए। कहने लगे, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हम कौन हैं? हम लोग किस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं? वह लड़का जो तुम्हारे घर में इतने दिनों से रह रहा था, हमारे लिए ही काम करता था, लेकिन अब वह हमें धोखा दे रहा था। हमारा माल कहीं और सप्लाई कर रहा था और पैसे तुम्हें दे रहा था। तभी तो वह यहाँ से भाग गया। तुम हमें पुलिस की धमकी दे रहे हो। हम पुलिस से नहीं डरते। अगर तुमने हमसे जबान लड़ाने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए खामोशी से बता दो कि वह लड़का कहाँ है। तुमने ही उसे कहीं छुपाया है। मेरे पति बार बार उन्हें यकीन दिला रहे थे कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। वह तो हमारे घर पर काम करता था, बाजार से थोड़ा बहुत सामान ला दिया करता था। इसलिए हमने उसे अपने घर में रहने के लिए छोटे से स्टोर रूम दे दिया था। बाकी उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। कभी कभी हम उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे देते थे। हमें नहीं पता था कि वह कहाँ काम करता था और कहाँ चला गया। आप लोग हमारे पीछे जबरदस्ती पड़े हो। हम ईमानदार और शरीफ लोग हैं। लेकिन वे लोग मेरे पति की बात नहीं मान रहे थे। मैं अपने पति को खामोश रहने के लिए कह रही थी, मगर वे सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था और वह बार बार उन लोगों को बता रहे थे कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इन 4 बदमाशों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी करना, मेरे पति का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। मेरे पति ने जब उनके धमकाने पर भी उन्हें गुस्से से देखा और उन्हें घर से निकलने के लिए कहा, तो एक बदमाश को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अचानक पलटकर अपनी बंदूक से मेरे पति के सीने पर फायर कर दिया। यह सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाने लगी और भागकर अपने पति के करीब गई, मगर मेरे पति खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुके थे। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और चिल्ला रही थी, पर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और उस समय सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वे लोग मेरे पति को मारने के बाद हमारे घर से चले गए। मैं रोती हुई अपने पति के करीब बैठी थी। कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरे पति मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे और मैं उनके शव के पास बैठी रही। मेरी अंधी हमदर्दी ने मुझे ऐसा नुकसान दिया जिसकी भरपाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रोहित नाम के लड़के की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर मैं यह सब कुछ पुलिस को बता देती, तो आज मेरे पति की जान नहीं जाती। चांद की रोशनी में मैंने उसे पिस्टल में गोलियां डालते हुए देखा था। वह भी इस गैंग का हिस्सा था जिसने मेरे पति को मारा था। मैंने यही डरते हुए खामोश रही कि वह लड़का मेरी इज्जत के साथ भी खेल गया था और उसकी वजह से मेरे पति की भी मौत हो गई थी। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तो उस लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसने मुझे अपनी हकीकत भी बताई कि वह कौन है और कहाँ से ताल्लुक रखता है। मैं बहुत डर गई थी। उसने बताया कि वह कोबरा गैंग का हिस्सा था। वह गलत तरीके से पैसा कमाता था।
उसने किसी का मर्डर किया था जिसकी वजह से पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वह छुपना चाहता था, इसलिए वह हमारे घर में छुप गया था। वह झूठ बोलकर कई महीनों तक हमारे घर में रहा। रातों को उठकर वंदरा कर छुप जाता था क्योंकि पुलिस को शक हुआ था कि वह इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। मैं जब बाहर से कोई सामान मंगवाती तो वह घर से नॉर्मल निकलता था, लेकिन बाहर जाकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लेता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसी वजह से वह जल्दी ही सारा सामान लेकर आ जाता था। मैं उसे अपने पति के दवाइयाँ मंगवाती थी, इसलिए वह जान गया था कि मेरे पति हर रात नींद की दवाई खाकर सोते हैं। यह जानने के बाद वह खामोशी से हमारे घर के अंदर वाले हिस्से में आकर छुप जाता था। एक दिन बाजार में आते जाते पुलिस की नज़र में आ गया था, इसलिए पुलिस के डर से खुद को बचाने के लिए वह सारी रात मेरे कमरे में बैठा रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए उसने मेरी खूबसूरती देखकर गलत किया। उसके बाद वह भाग गया था। उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचा था। मैंने सोचा था कि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पति की मौत हो गई थी और मैं सच जाने के बाद भी अपने पति को और खुद को महफूज रखने के लिए अपनी मां के घर जाकर रहना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे पति की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मैं इतनी कम उम्र में ही विधवा हो जाऊंगी। मैं विधवा होकर अपने घर आ गई थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार हो चुका था। मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हमदर्दी और किसी की मजबूरी को समझने के बावजूद आप लोग मेरी जैसी गलती ना करें। किसी पर इतना भरोसा न करें कि उसकी हमदर्दी आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाए। खास तौर पर अपने घर के आदमियों को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। उनसे पूछे बिना कोई भी फैसला न लें और नहीं उनसे कोई बात छुपाएं, वरना आपका घर भी इसी तरह से उजड़ जाएगा जैसे कि मेरा उजड़ गया। मैं आज भी भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती हूँ कि उन दरिंदों के साथ भी बहुत बुरा हो और खासकर रोहित, जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मेरे पति को मारा था, लेकिन रोहित अभी भी लापता है। पुलिस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन वह घटिया इंसान भी पुलिस के हाथ लग जाएगा और उसे सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। मैं अब अपनी मां के घर में रह रही हूं और इस बात को 1 महीना गुजर गया है। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि रोहित जल्दी पकड़ा जाए और उसे उसकी सजा मिल जाए। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि किसी का भरोसा तोड़ने की क्या सजा होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।